जंतर मंतर में जेन ज़ी का जो आंदोलन हुआ ना दोस्तों, वो देश भर में रंग ला रहा है। ये चिंगारी जो हमारे जेन ज़ी ने लगाई है, अब वो एक सार्थक क्रांति के तौर पर सामने उभर कर आ रही है। क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक स्कूल में पंखे नहीं थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, मगर वहां पर जेन अल्फा यानी कि जो जेन ज़ी से भी छोटे हैं, यानी कि जो स्कूल्स में हैं, वो मैदान में उतरे। उन्होंने प्रदर्शन किया। नतीजा, प्रशासन को झुकना पड़ा, उन्हें पंखे देने पड़े, बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ है ना, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है इस देश के इतिहास में। सरकारों को जवाबदेह बनाया जा रहा है और यह अपने आप में बहुत ही सकारात्मक बात है। एक ऐसे युग में जहां पिछले 12 सालों से सरकार ने सवालों का जवाब देना एक तरह से बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरएसएस, उससे जुड़े नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिक्कत क्या है? केरल के इस आरएसएस के आइडियोलॉग ने यह कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन था, उसमें गोली मारनी चाहिए थी लोगों को। और उसके बाद कहा कि वहां जो लड़कियां आंदोलन कर रही थी, उन्हें बलात्कार पसंद है। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये हैं गुरुमूर्ति। इत्तेफाकन दोस्तों, ये व्यक्ति न सिर्फ आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बल्कि कहा जा सकता है कि जो नोटबंदी इस देश में आई थी, वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी। इस व्यक्ति ने जो लोग आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर में, उनके लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है: रेपिस्ट्स, मर्डरर्स, गैंगस्टर्स। बलात्कारी, हत्यारे और माफिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चे जो आंदोलन वहां कर रहे थे, क्या आप उन्हें बलात्कारी बताएंगे? क्या आप उन्हें गैंगस्टर्स बताएंगे? क्या आप उन्हें हत्यारे बताएंगे? आरएसएस और उससे जुड़े नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती? गुरुमूर्ति, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। इस तरह की घटिया सोच, और वो भी अडानी के न्यूज़ चैनल में। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले फतेहपुर का नज़ारा मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। बगावत की वो चिंगारी, किस तरह से लड़के लड़कियां अपने स्कूल ड्रेस में नारे लगा रहे थे और उन्हें सहारा था बाबा साहब अंबेडकर का। जी हां, संविधान की नुमाइंदगी करने वाले बाबा साहब अंबेडकर। देखिए उन्होंने किस तरह से नारे लगाए थे और इसी का परिणाम उनके स्कूल में सुधार आया। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रशासन ने क्या ऐलान किया, सुनिए स्कूल का ये बच्चा क्या कह रहा है, किस तरह से कमियां गिना रहा है और बता रहा है कि परिवर्तन की जरूरत है। और वही स्कूल में हुआ भी। देखा जाए। बच्चों और शौचालय कोई सफाई नहीं, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। अब सब बच्चे अंदर है, बाहर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। खेल के लिए धमकी दी जा रही है, पढ़ाना चाहते होनी चाहिए। हम इसके पहले गारंटी किया, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने, कोई बच्चा जाता है इसकी फेल करने। दोस्तों नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। प्रदर्शन जो हुआ छात्रों द्वारा, उसके बाद हर क्लास में 4-4 पंखे लग जाएंगे, वायरिंग को दुरुस्त किया जा रहा है, डेस्क बेंच 1 महीने में मिल जाएगी, एक आरओ वाटर कूलर लगाया जाएगा। कल्पना कीजिए दोस्तों, इनके पास साफ पीने का पानी भी नहीं था और अब आरओ वाटर कूलर लगने वाला है। और आरएसएस हमारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को गैंगस्टर्स, मर्डरर और रेपिस्ट बता रहा है। यह असर हुआ है जंतर मंतर के आंदोलन का। सुनिए वहां पर प्रशासन का क्या कहना है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं DIOS राकेश कुमार, फतेहपुर के DIOS राकेश कुमार। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसमें से बिजली, पंखा, पानी
और ये डीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है, लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और वो जो आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक आरओ और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दी। तो पूर्णतः धरना एक तरह से खत्म कर दिया गया। केवल इनकी एक मांग जो साइंस की मांग है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड से मान्यता होती है, उसके लिए इंफ्रा चाहिए, लैब चाहिए, उसके बगैर मान्यता और बिना मान्यता के हम साइंस की क्लासेस नहीं चलवा सकते। दोस्तों, ये नई पीढ़ी है और ये नई पीढ़ी जवाबदेही मांगती है और वही असर दिखाई दे रहा है। आपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नाक जमीन पर रगड़ दी है। ये लोग जवाबदेही में विश्वास नहीं करते हैं, इनसे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप सवाल करेंगे तो जैसा कि आप सुनने वाले हैं, आपको रेपिस्ट, गैंगस्टर्स और मर्डरर बताया जाएगा। सुनिए गुरुमूर्ति ने अडानी के न्यूज चैनल में क्या कहा। Because they mobilized 50,000 people, it doesn't mean they become the representative of Gen Z. They are criminals. And the government has, the available information which is available to the media also is showing it. There are rapists, there are murderers, there are gangsters. And these are the people there. You call them Gen Z representatives. Completely wrong. Compare it with the agitation. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आप अंधभक्त होंगे दोस्तों, मगर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उनके लिए करेंगे? ये व्यक्ति कह रहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग जेन ज़ी की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। मैं गुरुमूर्ति से सवाल पूछना चाहता हूं, जेन ज़ी की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? बताइए। क्या आप चाहते हैं कि धार्मिक यात्राओं में हमारा जो जेन ज़ी है वो मस्जिदों के सामने नाचे, सड़कों पर मुसलमानों की लिंचिंग करे? बताइए। महिलाओं को अभद्र गालियां दे? जी हां, जिन अंधभक्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो अपशब्दों का इस्तेमाल जंतर मंतर में हुआ है, क्या वो अपने गिरबान में झांक कर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त किस तरह की गंदी गंदी गालियां महिलाओं को देते हैं? तो गुरुमूर्ति बताएं, वो हमारे बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं? और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, गुरुमूर्ति ने जो लोग जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे थे उन्हें रेपिस्ट बताया है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके साथ हैं प्रज्वल रवन्ना। आपको याद है प्रज्वल रवन्ना कौन है? प्रज्वल रवन्ना वो शख्स है जिसने दर्जनों की तादाद में लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, अपने से 20-20 साल बड़ी औरतों के साथ बलात्कार किया था और उस सब को रिकॉर्ड किया था। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, बावजूद इसके कि इससे पहले भाजपा के एक नेता ने केंद्रीय आला कमान को कहा था कि ये व्यक्ति इन तमाम मुद्दों से घिरा हुआ है, इसके साथ हमें अपना अलायंस तोड़ना चाहिए, इसे टिकट नहीं देना चाहिए। यह व्यक्ति चुनाव भी हार गया। तो मैं गुरुमूर्ति से पूछना चाहता हूं, यहां तो प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह बलात्कारी राम रहीम, इसे कम से कम दर्जनों बार भारतीय जनता पार्टी ने पैरोल पर रिहा किया है। तो मुझे बताए गुरुमूर्ति, तुम जो मेरे बच्चों को रेपिस्ट बता रहे हो, इस बारे में आज तुम्हारा क्या कहना है? आसाराम, क्या मुझे बतलाने की जरूरत है कि आसाराम के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने हमारी महिला पहलवानों के साथ अभद्रता की थी। उसका साथ किसने लगातार दिया? वो अभी किस पॉलिटिकल पार्टी में है? सबसे बड़ी बात, उसके बेटे को आपने टिकट दिया और चुनाव लड़वाया। तो बताइए, महिला सम्मान के साथ कौन है? गुरुमूर्ति वाहियात बकवास ना करें। जिस पॉलिटिकल पार्टी में औरतों के बारे में अभद्र टिप्पणी की जाती है, यह कहा जाता है कि आज संसद में ऐसी हंसी सुनी और इस तरह की हंसी हमने रामायण में सुनी थी। जब औरतों को कहा जाता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ, क्या उस विचारधारा, उस पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की बात कहने का अधिकार है?
और ये मत भूलिए दोस्तों, ये हैं केरला के आइडियोलॉग। इनका नाम है टी.जी. मोहनदास। इन्होंने कहा था कि जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर गोली चला देनी चाहिए थी। वहां जो औरतें हैं उन्हें बलात्कार पसंद है। ये बुढ़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, मगर इनके दिमाग में देखिए कितना ज्यादा कचरा है, कितना ज्यादा जहर है। ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं साहब, मगर देखिए इनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्हें बगावत पसंद नहीं है, इन्हें सवालात नहीं पसंद हैं, इन्हें ये बात पसंद है कि नफरत में बच्चे बहते जाएं। ये सब सही है, मगर जब वो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उनको बलात्कारी, मर्डरर्स, रेपिस्ट्स, गैंगस्टर्स बताया जाएगा। शर्म नहीं आती इनको। इत्तेफाकन दोस्तों, आज संसद में पेपर लीक पर बहस भी हो रही है और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। सबसे पहले वो मंजर देखिए। अखिलेश यादव लगातार बोल रहे थे और तभी किरण रिजिजू उठते हैं और कहते हैं कि आपको वो दौर पसंद है जब लोग आंदोलन कर रहे थे और आपातकाल लगा दिया गया। तो आप सुनिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, किस तरह से उन्होंने किरण रिजिजू की बखिया उधेड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद हैं असम से, उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है, आखिर क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस तरह से स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कौन सा महान काम किया, सुनिए क्या कहा गौरव गोगोई ने। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई, दुख लगता है सर। क्योंकि आप जानते हैं कल संसद में किस तरह से स्वागत हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, और बात वहां नहीं रुकती। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भुवनेश्वर के एयरपोर्ट पहुंच गए, और देखिए इस पूरे वीडियो को देखिए किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। स्वागत
मैंने कहा ना दोस्तों, आपने इनके अहंकार को कुचल दिया है। और जब अहंकार को इस तरह से कुचला जाता है तो इस तरह से गालियां दी जाती हैं। यही वजह है कि गुरुमूर्ति बौखलाया हुआ है, मोहनदास बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि अब भी धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज संसद में बहस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आप लगातार शिक्षा का हनन कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स का हनन कर रहे हैं और इसमें नुकसान किसी और का नहीं, बच्चों का है। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार, इस पॉलिटिकल पार्टी की का फोकस ही नहीं है शिक्षा। देखिए किस बेबाक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने, जहां से बच्चे की शिक्षा की यात्रा शुरू होती है। एक गरीब परिवार का बेटा, बच्चे कहां से पढ़ करके निकलते हैं? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से पढ़ करके निकलते हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। आपने सबसे पहले स्कूलों पे हमला किया और प्राइमरी से लेकर के नौकरी तक पे आपने हमला किया है। युवाओं के भविष्य पर आपने चोट पहुंचाने का काम किया है। और जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ने जा रहा है? सबसे समाज के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमला आपने वही किया और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चढ़ावा में चोरी को नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक क्या रोकेंगे। और जबरदस्त मिर्ची लगी है दोस्तों, सुनिए। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें मां बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, मां बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुना 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें मां बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा।
उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। बहरहाल सवालों का जवाब नहीं है, जेनजी को गाली दी जा रही है। कंगना रनावत कह रही हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र नहीं थे क्योंकि वो गाली गलौज कर रहे थे। कंगना, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको ट्विटर से हटा दिया गया था और आपको बताऊं क्यों? क्योंकि तुमने हमारे देश के किसानों के बारे में अभद्र बात कही थी। तुमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 गुजरात के दंगों का रौद्र रूप दिखाना चाहिए जब किसान आंदोलन कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं तुम, कंगना, एक किस्म के जेनोसाइड की वकालत कर रही थी और आज तुम हमारे बच्चों के बारे में अनाप शनाप कह रही हो। सुनिए क्या कहा कंगना ने। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? थैंक यू। तो देखा दोस्तों, चाहे गुरुमूर्ति हो, चाहे वो वाहियात मोहनदास हो या अब सांसद कंगना रनावत, इन सब के पास तर्क नहीं है। ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा में अपनी बात कह सकते हैं। ये हमारे बच्चों को सुनना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ गाली दे सकते हैं। मगर मुझे खुशी है कि जो हमने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में देखा वो उसी आंदोलन का परिणाम है। अब जेन अल्फा भी, स्कूली बच्चे भी मैदान में उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से बगैर हिंसा का इस्तेमाल किए सत्याग्रह का दामन थामे तमाम राज्यों में जो जो कमियां हैं उसे संबोधित करेंगे हमारे युवा, हमारा जेनजी, हमारा जेन अल्फा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।